हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म पादपों के सामान्य लक्षणों की। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको जानना ये आवश्यक है कि जिम्नोस्पर्म पादप क्या हैं। जिम्नोस्पर्म जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक शब्दों से, जिसमें से पहला जो शब्द है वो है जिम्नोस, जिसका अर्थ होता है नेक्ड या नग्न, और दूसरा जो शब्द है स्पर्मा, जिसका मतलब होता है सीड्स। अगर हम पूरे शब्द का अर्थ देखें तो वो निकलता है नग्न बीज, अर्थात ये ऐसे पादप हैं जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज फल भित्ति के द्वारा ढके हुए नहीं रहते हैं, वरन ये नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। क्योंकि इन पौधों में अंडाशय का अभाव होता है, इसलिए जो बीजांड है वो अनावृत होते हैं, और बीजांड जब अनावृत होते हैं तो जो बीज बीजांड से बन रहा है वो भी अनावृत होगा। तो ये जो एक प्रमुख लक्षण इन पादपों का है, इसीलिए इनका नाम जिम्नोस्पर्म पड़ा है, और इसीलिए ये पादप एंजियोस्पर्म पादपों से बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके करैक्टर्स की, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि सबसे पहले तो ये जो हैं प्राचीन लैंड्स प्लांट हैं। एक तरीके से हम देखें तो इन पादपों से जो पूर्व के पादप थे वो टेरिडोफाइट थे, और टेरिडोफाइट जो पादप हैं वो ऐसे स्थानों पर पाए जाते थे जहाँ पर जल और नमी की अधिकता होती है, क्योंकि उन पादपों में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ ये जो पादप हैं वो पहले ऐसे पादप हैं जो स्थल पर अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से ढाल पाए हैं, बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर पाए हैं। एडेप्टेशन इन्होंने काफ़ी विकसित किए हैं, हालांकि मरुद्भिद लक्षण भी इन पादपों में हमको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं वो प्राचीन आद्य सीड बनाने वाले प्लांट हैं। ये ऐसे पादप हैं जिनमें पहली बार बीज बनना प्रारंभ हुए हैं, और इसीलिए इनको हम बीजधारी पादप भी कहते हैं। वैसे बीजधारी पादपों में दोनों ही पादप समूह रखे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी। तो बीजधारी पादपों का प्रमुख लक्षण जो होता है वो यही होता है कि ये जो है पादप अपने जनन करने के पश्चात बीज का निर्माण करते हैं, जिससे कि अगली पीढ़ी जो है वो बन सके। दूसरा आप देख रहे पा रहे हैं कि स्पर्मेटोफाइट्स हैं, फेनरोगेम्स हैं। इसका मतलब वही है, स्पर्मेटोफाइट्स मतलब ये बीजी पादप हैं, और साथ ही साथ फेनरोगेम्स मतलब पुष्पीय पादप हैं, कि उनमें जो है पुष्पीय संरचनाओं का निर्माण होता है जनन करने के लिए। साथ ही साथ इनका अगर हम एक तरीके से ये कहें कि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनमें जो है ओवरी नहीं पाई जाती, इसलिए हम इनको फेनरोगेम्स विदाउट ओवरी भी कहते हैं, अर्थात अंडाशय रहित पुष्पी पादप हैं ये। अगर हम इनके बात करें उद्भव की, तो इनका उद्भव जो है 390 मिलियन साल पहले पैलोजोइक जो एरा है, पैलोजोइक महाकल्प, उसके डिवोनियन पीरियड में हुआ था। उस समय ये पृथ्वी पर आए थे, और एक समय में जो है इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुल्यता थी इस पृथ्वी पर। मीसोजोइक महाकल्प के जो आसपास का समय था, उस दौरान इनकी जो है बहुत ज़्यादा अधिकता इस पृथ्वी पर हुई थी, और इन पादपों का विकास जो है वो बीजी फर्ण पादपों से हुआ था। साथ ही साथ अगर इसमें हम बात करें तो वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो वर्तमान में ये पादप जो है वो एक छोटे समूह के रूप में पाए जाते हैं। ज़्यादा विविधता हमको एंजियोस्पर्म के तुलनात्मक तौर पे देखें तो नहीं मिलती है इन पादपों में। अब संक्षिप्त जो है ये पादप पाए जाते हैं, जो विशेषकर अगर हम कहें तो 12 जो है मेन फैमिलीज और लगभग 80 से 83 जो जेनेरा हैं, वंश, इनके वर्तमान में जीवित हैं। इनके जो साइकेडोफिलिकेलीज है, बेनीटाइटेलीज है, कोडाइटेलीज है, इन गणों के जो सदस्य हैं वो अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर इनकी हम बात करें स्वभाव की, तो जो स्वभाव है इन पादपों का वो
होता है एवरग्रीन ट्री के रूप में, अर्थात ये पादप जो हैं वो एवरग्रीन ट्री के रूप में पाए जाते हैं। सदाहरित वृक्ष हैं ये, हालांकि कुछ पादप छूप भी हैं, बहुत छोटे पादप भी होते हैं, लेकिन एक तरफ जो है अगर हम देखें तो जैमिया जो पादप है वो बहुत छोटा होता है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिकोया पादप की, तो सिकोया पादप लगभग 120 से 125 मीटर ऊंचाई तक होता है। अर्थात इन पादपों में आकार की विविधता हमको देखने को मिलती है। मुख्य पादप की अगर हम बात करें तो मुख्य पादप टेरिडोफाइट की तरह ही यहाँ पर भी बीजाणुद्भिद अवस्था में रहता है, अर्थात द्विगुणित पीढ़ी के रूप में मिलता है। द्विगुणित पीढ़ी के रूप में मिलता है, और ये द्विगुणित पीढ़ी जो है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है, और जो मुख्य पादप होगा वो जड़ तना पत्ती में विभाजित रहता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अब पादप में जड़ की। तो जड़ की अगर बात करें तो इन पादपों में जो जड़ है वो पाई जाती है, मोस्टली टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट हमको यहाँ देखने को मिलेगी। टैप रूट का मतलब मूसला मूल से है, तो मूसला मूल जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। कुछ पादप ऐसे हैं जैसे कि साइकस, तो साइकस में जो है हमको देखने को मिल जाएगी कोरोलोइड रूट, जो कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ होती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो जड़ आप देख रहे हैं वो कोरोलोइड रूट है, जो कि साइकस में पाई जाती है। और इस जड़ का नाम जो है वो कोरोलोइड रूट या प्रवाल जड़ इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जिस तरीके से कोरल्स होते हैं या प्रवाल जो है जो समुद्र में पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक उसी प्रकार इन जड़ों की स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इनको प्रवालाभ जड़ या कोरोलोइड रूट कहा जाता है। ये जड़ जो है हमको साइकस में देखने को मिलेंगी और भूमि के ऊपर ये जड़ें निकली रहती हैं। साथ ही साथ कुछ जड़ जैसे कि पाइनस के अंदर जो है माइक्रोराइजा भी साथ में पाए जाते हैं। तो ये जो है इनका एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि जो जड़ है वो एंजियोस्पर्म की भांति ही इसमें सामान्य तौर पर टैप रूट पाई जाती है, लेकिन कोरोलोइड रूट आपको साइकस में देखने को मिलेगी और पाइनस में जो है जड़ के साथ में माइक्रोराइजा पाए जाते हैं। अब स्टेम पे आते हैं। तो स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम जो है इन पादपों में स्टेम जो होगा वो ऊर्ध्व मिलता है, इरेक्ट मिलेगा। साथ ही साथ शाखित भी होता है। कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें अशाखित भी पाया जाता है, जैसे कि साइकस की बात करें तो साइकस जो पादप है वो पाम लाइक्स होते हैं, तो इनमें जो है वो अनब्रांचिंग एक तरीके से ब्रांच नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ वुडी होगा। वुडी मतलब एक तरीके से कहें कि थोड़ा सा कठोर होता है, लकड़ी से बना हुआ। और इन पादपों में जो है तने के ऊपर लीफ स्केयर पाए जाते हैं, पर्णाधार पाए जाते हैं। पर्णाधारों की उपस्थिति के कारण जो है तना थोड़ा रफ हो जाता है। तने में लंबाई में हमने जैसे कि पहले बात करी थी, लंबाई में काफ़ी विविधताएं इन पादपों में देखने को मिलती हैं। छोटे से लेकर के बड़े ये पादप मिलते हैं। कुछ पादप शाखी फॉर्म में पाए जाते हैं जैसे कि साइकस, और कुछ पादप जो है बड़े वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं जैसे कि सिकोया है, पाइनस है, देवदार है, इस तरीके से। पत्तियों की बात करें इन पादपों में तो पत्तियां जो हैं वो एक या दो प्रकार की पाई जाती हैं। पत्तियां जो है अगर एक प्रकार की हैं तो वो कंडीशन मोनोमॉर्फिक कहलाती है, और अगर दो प्रकार की पर्ण जो पाई जाती है तो वो डाइमॉर्फिक कंडीशन कहलाती है। अगर पत्तियां दो प्रकार की हैं तो वो इनमें से एक कहलाती है सामान्य पर्ण या फॉलिएज लीफ, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, और दूसरी जो है वो कहलाती हैं स्केली लीव्स या सल्की पर्ण। और ये सल्की पर्ण जो है वो कार्य करती हैं सुरक्षा देने का, विभज्योतक को या फिर जननांगों को सुरक्षा देने का कार्य इनका होता है। साथ ही साथ अगर बात करें जाए इनके जिम्नोस्पर्म की, सामान्य तौर पर जो जिम्नोस्पर्म हैं वो चूँकि ऐसे आवासों में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो विशेषकर अगर बात करें पर्वतों पर पाए जाते हैं या कुछ जिम्नोस्पर्म पादप जो है वो मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ये पादप जो है मरुस्थलीय परिस्थितियों के हिसाब से जो है अपने आप को अनुकूलित इन्होंने कर लिया है। तो इनमें हमको कुछ मरुद्भिद लक्षण भी जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि इनमें जो है बार्क इनकी थिक मिलेगी, अर्थात इनके जो चारों तरफ का एक तरीके से कहें कि जो आवरण होता है वो तने का, वो बार्क के रूप में वो मोटा मिलता है। हाइपोडर्मिस मोटी पाई जाती है, उसके ऊपर क्यूटिकल का बाहर आवरण पाया जाता है एपिडर्मिस के ऊपर। साथ ही साथ जो लीव्स मिलेंगी वो स्केली लीव्स मिलेंगी।
जो पत्तियों में रंध्र मिलेंगे वो धसे हुए रंध्र मिलते हैं। साथ ही साथ पत्तियों की आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी हमको देखने को मिलता है, जो कि पार्श्व स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये 3 डायग्राम हमने लिए, जिनमें से पहला जो डायग्राम ये आप देख रहे हैं ये पाइनस की लीफ का है, दूसरा जो है वो साइकस का है, और तीसरा जो है एफिड्रा का। आप तीनों में देख सकते हैं कि इसमें जो सामान्य पर्ण है वो हमको निडल शेप दिख रही हैं। दूसरा वाला जो है इसमें संयुक्त पिच्छाकार पर्ण साइकस में देखने को मिल रही हैं, और तीसरा वाला जो है ये एफिड्रा का, जिसमें हमको इसके लिए लीव्स जो है देखने को मिल रही हैं। अब पर्ण की बात करें तो पर्ण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सामान्य पर्ण जो हैं वो निडल जैसी भी हो सकती है, जैसे कि पाइनस में ये प्रश्न आमतौर पर पूछा भी जाता है कई बार यूनिवर्सिटी की परीक्षा में कि निडल किस में देखने को मिलती हैं या निडल के रूप में पर्ण किस में देखी जाती हैं, तो आप उसमें पाइनस आंसर लिखेंगे। साथ ही साथ साइकस में भी कई बार पूछा जाता है, क्योंकि साइकस की जो पर्ण है वो पिच्छाकार पर्ण होती है, और एफिड्रा में जो है केवल और केवल सल्की पर्ण ही पाई जाती हैं। एफिड्रा में जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य है वो तने के द्वारा किया जाता है, इसलिए एफिड्रा में केवल सल्की पर्ण ही पाई जाती है। अब बात करें वस्कुलर सप्लाई की या वस्कुलर तत्वों की, तो इन पादपों में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, इसलिए ये सभी वस्कुलर प्लांट्स हैं। और लेकिन इनमें जो मुख्य लक्षण है जाइलम फ्लोएम के संदर्भ में वो ये है कि यहाँ पर जाइलम जो है वो केवल पैरेन्काइमा से बना होगा और साथ ही साथ एक्टिन से बना हुआ होता है। वेसल्स का जो है यहाँ पर अभाव हमको देखने को मिलता है, अर्थात जाइलम के अंदर जो है वाहिकाएं नहीं पाई जाएंगी, और जो फ्लोएम होगा उसके अंदर कंपेनियन सेल्स या सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वहाँ भी पैरेन्काइमा पाया जाता है और सीव ट्यूब्स या चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण लक्षण है जिम्नोस्पर्म पादपों का कि जाइलम में वेसल्स का अभाव होगा और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। लेकिन यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म का न्यूक्लियस गण है वो अपवाद है, क्योंकि न्यूक्लियस गण के जो मेंबर्स हैं उनमें जाइलम के अंदर वेसल्स पाई जाएंगी और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। इन पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है, साथ ही साथ जो एनुअल रिंग्स है, वार्षिक बल है, उनका निर्माण भी हमको तने के अंदर देखने को मिलेगा। सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप चूँकि वुड का निर्माण होता है, इस वुड के आधार पर ये जो पादप हैं इनकी कास्ट 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 तो जो है वो मेनोजाइलिक है और दूसरी जो है वो है पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक कास्ट ऐसी कास्ट होती है जिसमें जाइलम तत्वों की जो संख्या है वो कम होती है, और दूसरी तरफ पिक्नोजाइलिक कास्ट जो है उसमें जाइलम तत्वों की संख्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो पिक्नोजाइलिक कास्ट है वो ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और साथ ही इमारती लकड़ी के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें मेनोजाइलिक कास्ट, तो ये कास्ट उतनी मजबूत नहीं होती है। ये अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो मेनोजाइलिक कास्ट है हमको देखने को मिलेगी साइकस में, और पिक्नोजाइलिक जो कास्ट है वो देखने को मिलेगी पाइनस में, इसके अलावा देवदार में देखने को मिलेगी। पत्तियों में अगर हम देखें तो जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू यहाँ पर पाया जाएगा, लेकिन लेटरल वेन्स जो हैं या पार्श्व शिराएं जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी तक हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे ये थे कायिक लक्षण से संबंधित कैरेक्टर्स, जिसमें हमने जड़, तना, पत्ती, इन सभी के बारे में बात करी, साथ ही साथ बाह्य आंतरिक संरचना के बारे में भी हमने इसमें बात करी। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ जनन संबंधी कैरेक्टरों की। उसमें सबसे पहला जो आता है वो ये है कि ये पादप विषम बीजाणुता या हेट्रोस्पोरी का प्रदर्शन करते हैं। विषम बीजाणुता या हेट्रोस्पोरी किसको कहते हैं? हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणुता का मतलब ये होता है कि जब कोई पादप जिसमें दोनों ही प्रकार के बीजाणु अर्थात लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु पाए जाते हैं, तो ऐसे पादप को कहते हैं विषम बीजाणु पादप। तथा इस घटना को या इस अवधारणा को हम कहते हैं एक तरीके से विषम बीजाणुता या हेट्रोस्पोरी।
तो यहाँ पर इन जिम्नोस्पर्म पादपों में दोनों ही प्रकार के बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु बनेंगे और साथ ही साथ गुरु बीजाणु बनेंगे। जो लघु बीजाणु है वो नर बीजाणु है और जो गुरु बीजाणु है वो मादा बीजाणु होता है। लघु बीजाणु जो हैं जिन संरचना में बनते हैं उनको हम कहते हैं लघु बीजाणु धानियाँ। और ये लघु बीजाणु धानियाँ जो हैं वो लगती हैं लघु बीजाणु पर्ण के ऊपर लगती हैं। अब ये लघु बीजाणु पर्ण जो है इसका नाम इसीलिए लघु बीजाणु पर्ण है क्योंकि पर्ण जैसी संरचना है कुछ हद तक, और चूंकि लघु बीजाणु धानियाँ इस पर लगी रहती है तो इसलिए लघु बीजाणु पर्ण इसको कहा गया है। माइक्रोस्पोरोफिल अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ये लघु बीजाणु धानियों के जनरली निचली सतह पर जो है वो लघु बीजाणु धानियाँ लगती हैं। ये लघु बीजाणु धानी के अंदर जो है वो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु पर्ण जो होंगे वो मिलकर के नर शंकु का निर्माण पादपों में करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर देखिए ये जो है साइकस का हमको नर शंकु दिखाई दे रहा है। इसका जो ये प्रत्येक जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये सभी जो है वो लघु बीजाणु पर्ण हैं। ये देखिए आप, एक शंकु के अंदर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो है लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल पाए जाते हैं और इनकी सतह निचली सतह पर लघु बीजाणु धानियाँ लगती हैं जिनके अंदर लघु बीजाणु बनते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु धानी को हम बीजांड या ओव्यूल भी कहते हैं और ये ओव्यूल जो है वो लगते हैं या तो मेगास्पोरोफिल पर, और जैसे कि साइकस में लगते हैं। साइकस में जो है केवल मेगास्पोरोफिल ही पाए जाते हैं। यहाँ पर मादा शंकु का अभाव होता है, जबकि अन्य जो पादप हैं उनमें मेगास्पोरोफिल मिल करके कॉम्पैक्ट कोन का निर्माण करते हैं जिनको हम फीमेल कोन कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो फिगर है वो पाइनस के मेल कोन का है, जिसमें आपको ये जो घटक दिख रहे हैं ये सभी जो है वो मेगास्पोरोफिल है। इन मेगास्पोरोफिल की अंदर जो है वो बीजाणु, इन मेगास्पोरोफिल के सतह पर जो है वो बीजांड का निर्माण होता है। के अंदर जो है बनती हैं स्त्री धानियाँ। नेक्स्ट अगर हम देखें ओव्यूल्स के लक्षण की अगर हम बात करें तो ओव्यूल्स जो है इन पादपों में वो जैसा कि पहले बताया आपको नग्न होते हैं। साथ ही साथ ओव्यूल जो है वो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का, आद्य प्रकार का जो बीजांड का प्रकार है वो देखने को मिलता है। ओव्यूल के ऊपर आवरण एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। एक अगर होगा तो ऐसा बीजांड कहलाता है यूनिटैगमिक, और दो अगर हैं तो उसको हम कहते हैं बाइटैगमिक। यूनिटैगमिक की जो कंडीशन है वो अधिकांश जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, जबकि बाइटैगमिक जो कंडीशन है वो नीटेलीज गण के मेंबर्स में पाई जाती है। तो बीजाणु धानियों के अंदर जो माइक्रोस्पोर बना है ये माइक्रोस्पोर अंकुरित होकर के बनाता है मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद। ठीक इसी तरीके से मेगास्पोर जो है वो अंकुरित होकर के बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अंकुरित लघु बीजाणु को ही कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद। ठीक इसी तरीके से अंकुरित मेगास्पोर को कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। अब बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की आगे। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर गुरु बीजाणु से जो फीमेल गैमेटोफाइट बनी है उसके अंदर जो है स्त्री धानियाँ या आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती हैं। आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। इन आर्चिगोनिया की संख्या अलग अलग पादपों में अलग अलग होती है और स्त्री धानियों के अंदर निर्मित होता है अंड या मादा युग्मक। यहाँ पर अगर हम स्त्री धानी के एक दो कैरेक्टर्स की बात करें तो स्त्री धानी की संरचना में हमको यहाँ पर नेक केनाल सेल्स या ग्रीवा नाल कोशिका जो है वो अनुपस्थित मिलेगी। साथ ही साथ
इन पादपों में जो बीजांड है चूँकि नग्न होते हैं, तो यहाँ पर अंडाशय जैसी कोई संरचना या वर्तिकाग्र जैसी कोई संरचना देखने को हमको नहीं मिलती है। तो पराग कण जो हैं वो आके सीधे ही बीजांड पर गिरते हैं और वहाँ पर वो स्त्री धानियों के अंदर सीधे ही जो है पहुँच जाते हैं और परागण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इन पादपों में जो परागण हमको देखने को मिलेगा वो अधिकतर विंड टाइप का या वायु परागण देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन पादपों में जब परागण हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन जो देखने को मिलता है हमें वो मिलेगा साइफोनोगेमस या नाल युग्मनी प्रकार का, अर्थात जो परागकण आए हैं वो पराग नलिका के द्वारा अंदर पहुंचाए जाते हैं। इसके पश्चात जब निषेचन हो जाता है तो इनमें भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है वो मीरोब्लास्ट प्रकार का होता है। मीरोब्लास्ट मतलब अंशभंजी, अर्थात जो भ्रूण का विकास है वो जायगोट के एक भाग से होता है। तो ये इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो कहलाता है मीरोब्लास्टिक या अंशभंजी डेवलपमेंट। अब जब निषेचन इनमें हो गया है तो एक महत्वपूर्ण करैक्टर जो हम यहाँ देखेंगे वो देखेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, जो कि इन पादपों को खास बनाता है। एंडोस्पर्म जो है इन पादपों में फर्टिलाइजेशन से पहले निर्मित हो जाता है, अर्थात निषेचन होने से पहले ही इन पादपों में भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म का विकास हो जाता है। और इन पादपों में जो एंडोस्पर्म बनेगा वो हमेशा अगुणित होगा, अर्थात हैप्लॉइड होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म जो पादप हैं उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो निषेचन के बाद बनता है, साथ ही साथ वह त्रिगुणित होता है। इस ग्रुप के अधिकांश जो पादप हैं उनमें हमको पॉलीइम्ब्रोनी भी देखने को मिलेगी, अर्थात बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता जब जायगोट एक से ज़्यादा भ्रूण निर्मित करे, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो उस कंडीशन को पॉलीइम्ब्रोनी कहा जाता है। और इन पादपों में अगर हम देखें तो दोनों ही जो पीढ़ी हैं वो हमको देखने को मिलेंगी, युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था, और ये जो है एक के बाद एक क्रम में चलती रहती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इन पादपों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो सुस्पष्ट देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य जो पीढ़ी होती है वो बीजाणुद्भिद होती है और युग्मोद्भिद पीढ़ी जो है वो अल्पकालिक होती है। इसमें आप जो डायग्राम है इस डायग्राम को आप देखें, ये जो डायग्राम है वो साइकस का है जिसमें मेगा स्पोरोफिल दिखाई गई हैं आपको, और मेगा स्पोरोफिल पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये बीजांड लगे हुए हैं। आप ये देखिए, ये जो है ये संरचना जो आपको दिख रही है ये सभी जो बीजांड हैं, और ये जो आपको लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये हैं गुरु बीजाणु पर्ण या मेगा स्पोरोफिल। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण बात है कि साइकस में हमको फीमेल कौन देखने को नहीं मिलता है, वरन इसके स्थान पर हमको केवल और केवल फीमेल, इसके स्थान पर केवल मेगा स्पोरोफिल ही देखने को मिलते हैं, जिन पर बीजांड सीधे ही लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि जिम्नोस्पर्म पादपों के मुख्य लक्षण क्या हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन पादपों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें